ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, या अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, या रजिस्ट्रार के पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग तो रजिस्ट्रार उसके अंदर किस तरह से क्या स्टेप फॉलो करता है उस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, उन सभी स्टेप के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं वो ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं, जिनको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क के वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कंडीशंस एंड ग्राउंड देखे थे जिनके आधार पर हम ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क अंडर सेक्शन 18 to 26 के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर है जो ग्राउंड्स डिस्कस किए थे जिनके ऊपर एक रजिस्ट्रार है वो अलाउ कर सकता है या रिफ्यूज़ कर सकता है रजिस्ट्रेशन को, और आज इस वीडियो के अंदर हम प्रोसीजर देखेंगे जो कि रजिस्ट्रार के द्वारा फॉलो किया जाता है रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के दौरान। और सेक्शन 18 to 26 है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के, वो ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर से डील करते हैं। तो इन सेक्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एंड इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ मोर सच वीडियोज़। अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 18, जिसमें क्या कहा गया है कि एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो कि क्लेमिंग है टू बी अ प्रोप्राइटर ऑफ द ट्रेडमार्क, यूज्ड कर रहा है उस ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है, या कोई प्रपोज करता है टू बी यूज्ड इन फ्यूचर के अंदर, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इच्छुक है उसको रजिस्टर करवाने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति राइटिंग के अंदर रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगा इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क। एंड सेकंड है कि एक सिंगल एप्लीकेशन है वो भी मे बी मेड हो सकती है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और जो फीस है वो पेएबल होगी उनके ईच क्लास की रिस्पेक्ट के अंदर, यानी कि जो जितनी भी उसके अंदर मतलब क्लासेस हैं उनके अकॉर्डिंग फीस होगी वो पेएबल होगी। नाउ डिस्कस करते हैं इसका प्लेस ऑफ फाइलिंग क्या होगा। प्लेस ऑफ फाइलिंग के अंदर यानी कि एप्लीकेशन कहाँ फाइल होगी, वो होगी ऑफिस ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के अंदर, जिसकी टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है इन इंडिया के अंदर एप्लीकेंट का, जहाँ पर वो ट्रेड करता है तो वहाँ पर होगी। या फिर इन केस ऑफ ज्वाइंट एप्लीकेंट के केस के अंदर क्या है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया के अंदर उस एप्लीकेंट का जिसका नाम फर्स्ट मेंशन है एज ए हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यानी कि उस व्यक्ति का जो भी टेरिटोरियल लिमिट्स लगती हैं उसके ऑफिस के अंदर, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के उस ऑफिस के अंदर वहाँ पर एप्लीकेशन है वो फाइल होगी। यहाँ पर एक प्रोविजो प्रोवाइड किया गया है जिसमें कहा गया है कि जहाँ पर एप्लीकेंट या ज्वाइंट एप्लीकेंट्स के केस के अंदर क्या है कि जो कि इंडिया के अंदर बिजनेस कैरी ऑन नहीं करते तो वहाँ पर एप्लीकेशन उस ऑफिस के अंदर फाइल होगी जिसकी टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर वो पहले से आता हो, जो कि उसकी एप्लीकेशन के अंदर सर्विस इन इंडिया के अंदर एज ए डिस्क्लोज्ड किया गया है। आप देखते हैं कि एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल है वो एप्लीकेशन की, वो रजिस्ट्रार किस तरह से करता है। रजिस्ट्रार है वो कोई भी एप्लीकेशन हो जो उसके पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आई है उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिफ्यूज़ भी कर सकता है एक्सेप्ट करने के लिए। अगर ट्रेडमार्क की जो एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ करता है तो वो रिकॉर्ड करेगा रीज़न फॉर द रिफ्यूज़ल कि उसने क्यों उसको रिफ्यूज़ किया है। रजिस्ट्रार किसी भी एप्लीकेशन को विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशन या कंडीशंस या कोई लिमिटेशंस हैं तो उनके बिना भी कोई भी एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रार है वो एक्सेप्ट कर सकता है। फिर भी सेक्शन 19 है वो क्या कहता है कि रजिस्ट्रार आफ्टर द एक्सेप्टेंस एंड बिफोर द रजिस्ट्रेशन क्या बात है कि जो एप्लीकेशन है वो इरनेशनली एक्सेप्ट हो चुकी है, यानी कि गलती से एक्सेप्ट हो चुकी है, तो उसको विड्रॉ कर सकता है, अपनी जो एक्सेप्टेंस उसने दी है उस एप्लीकेशन को उसको विड्रॉ कर सकता है। अब डिस्कस करते हैं एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन जो कि अंडर सेक्शन 20 के अंदर प्रोवाइडेड की गई है। इसमें क्या कहा है कि जब भी कोई एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के द्वारा एक्सेप्टेड होती है वेदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड लिमिटेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई कंडीशंस
के अधीन या कोई लिमिटेशन के अधीन या एब्सोल्युटली वो एक्सेप्टेड की गई है रजिस्ट्रार के द्वारा, तो जितना जल्दी हो सके उस एक्सेप्टेंस के बाद में, चाहे वो एक्सेप्टेड हुई हो कंडीशन या लिमिटेशन के अकॉर्डिंग या चाहे एब्सोल्युटली हुई हो, तो वहाँ पर क्या है कि रजिस्ट्रार उसको एडवर्टाइज करेगा इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर के अंदर उस ट्रेडमार्क की जो एप्लीकेशन को है। और वो एडवर्टाइजमेंट है वो होगी कहाँ पर, वो होगी ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर उस एप्लीकेशन को। और पर्पज़ क्या है उस एप्लीकेशन को एडवर्टाइज करने के पीछे? पर्पज़ है कि इनवाइट द ऑब्जेक्शन फ्रॉम द इंटरेस्टेड पर्सन वूज ट्रेड इंटरेस्ट आर लाइकली टू बी सफ़र। यानी कि एप्लीकेशन आई है किसी ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन के, तो वहाँ पर ऑब्जेक्शंस कोई व्यक्ति अगर इंटरेस्टेड है वो करना चाहता है, यानी कि उस ट्रेडमार्क के रजिस्टर होने पर उसके ट्रेड इंटरेस्ट हैं वो सफ़र होने वाले हैं, यानी कि उसको उस वजह से लॉस होने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए इन्वाइट किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट क्या है? बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्टेंस से पहले भी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। कब हो सकती है? इफ़ द ट्रेडमार्क इज अंडर द सम ग्राउंड ऑफ द रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रेडमार्क, यानी कि कोई रिफ्यूज़ल के ग्राउंड के अंदर वो ट्रेडमार्क आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर एक्सेप्टेंस से पहले भी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। जो ग्राउंड्स हैं ट्रेडमार्क के रिफ्यूज़ल्स के, वो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए, जो कि आप ऊपर आई बटन के अंदर जाके देख सकते हो, जिसमें हमने अपने ट्रेडमार्क के जितने भी ग्राउंड्स रिफ्यूज़ल के ग्राउंड्स हैं या कंडीशंस हैं वो सारी डिस्कस की गई हैं। अब डिस्कस करते हैं ऑपोजिशन ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 21 के अंदर। यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एनी पर्सन विद इन द 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट या री एडवर्टाइजमेंट से, या फिर किसी ऐसे पीरियड के अंदर जो कि 1 मंथ से एक्सीड नहीं होगा एग्रीगेट में, ऑन एप्लीकेशन जो कि प्रेस्क्राइब्ड मैनर में होनी चाहिए और प्रेस्क्राइब्ड फीस के साथ में, जो कि रजिस्ट्रार अलाउ करता है उसको गिव नोटिस देगा इन राइटिंग के अंदर, किसको? रजिस्ट्रार को, उन अपोजिशन के रिगार्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, कोई भी अपोजिशन है उसका तो उसके रिगार्डिंग है। और फिर रजिस्ट्रार क्या है वो सेंड करेगा उस नोटिस की जो कॉपी है वो एप्लीकेंट को, और एप्लीकेंट से वहाँ पर क्या रिक्वायर्ड किया जाता है कि वो अपनी काउंटर स्टेटमेंट है वो फाइल करे विद इन द 2 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, यानी कि नोटिस रिसिप्ट होने के बाद में विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर वो काउंटर स्टेटमेंट देगा जो भी उसके अंदर अपोजिशन किए गए हैं किसी व्यक्ति के थर्ड पार्टी के द्वारा। इफ़ एप्लीकेंट अगर फेल हो जाता है काउंटर जो स्टेटमेंट है वो देने के अंदर, तो वहाँ पर क्या प्रोज्यूम्ड किया जाएगा कि ही हैज़ विड्रॉन द एप्लीकेशन, यानी कि उसने अपनी एप्लीकेशन है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की वो वापस ले ली है। नेक्स्ट है कि जहाँ पर थर्ड पार्टी ने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं और एप्लीकेंट काउंटर स्टेटमेंट फाइल करता है, तो वहाँ पर क्या रिक्वायर्ड किया जाता है कि दोनों पार्टीज़ हैं वो अपने अपने एविडेंस है वो प्रोड्यूस करेगी बिफोर द रजिस्ट्रार के सामने, एंड रजिस्ट्रार है वो उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा दोनों को टू बी हियर्ड के लिए, यानी कि वो अपनी अपनी बात को कहने के लिए रजिस्ट्रार के सामने अपने अपने एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे या अपने अपनी जो भी अपना पक्ष है वो रखना चाहते हैं तो वो अपना रखेंगे वहाँ पर। उनके केस को कंसिडर करने के बाद में, सुनवाई होने के बाद में, रजिस्ट्रार है वो डिसाइड करेगा कि वेदर एंड सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशन, यानी कि किन कंडीशंस के अधीन या किन लिमिटेशन के अंडर इस एप्लीकेशन जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए है उसको परमिट किया जाए। तो ये जो भी प्रोविजन थे वो थे अपोजिशन के रिगार्डिंग। अब डिस्कस करते हैं ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन को, जो कि अंडर सेक्शन 22 के अंदर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि आफ्टर द एक्सेप्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, जो भी ऑब्जेक्शन थर्ड पार्टी से आए थे वो भी डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, तो वहाँ पर रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट नहीं करती, तो वहाँ पर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अदर से डायरेक्शन नहीं आई है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रार है वो उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर देगा विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि जिस दिन एप्लीकेशन फाइल हुई है उस डेट से उस ट्रेडमार्क को वो रजिस्टर कर देगा, और एक सर्टिफिकेट है इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर वो उस ट्रेडमार्क के ओनर को, प्रोप्राइटर को इश्यू कर देगा। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जब भी कोई एप्लीकेशन है एप्लीकेंट के द्वारा फाइल होती है, तो वो एप्लीकेशन ऑन द डिफ़ॉल्ट ऑफ द एप्लीकेंट के डिफ़ॉल्ट के ऊपर उस एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता विद इन द 12 मंथ के अंदर, तो वहाँ पर रजिस्ट्रार है उस एप्लीकेंट को नोटिस दे करके देने के बाद में ट्रीट क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को अबंडन, यानी कि वो एप्लीकेशन है जो एप्लीकेंट के द्वारा छोड़ दी गई है
पर्पज़ क्या है इस टाइम लिमिटेशन का, यहाँ पर 12 मंथ की, वो है टू अवॉइड करना डिले और उन जो भी नॉन सीरियस या इंडोलेंट एप्लीकेंट हैं जो भी, उनको डिस्कोरेज करना। तो यहाँ पर उन अननेसेसरी एप्लीकेशंस को अवॉइड करने के लिए या उनके रिगार्डिंग कोई जो नेसेसरी एप्लीकेशंस आती हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए टाइम लिमिट का प्रोविज़न रखा गया है। अब डिस्कस करते हैं कि इफ़ेक्ट क्या होगा उस रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन का इफ़ेक्ट क्या है कि वो जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो एक प्रीमा फासी एविडेंस होगा उस ट्रेडमार्क की वैलिडिटी का, जो कि सेक्शन 31 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट कहता है। अब डिस्कस करते हैं इसके रिन्यूअल के रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है, या रिमूवल के रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है, या फिर रिस्टोरेशंस हैं उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न दिए हैं, जो कि सेक्शन 25 के अंदर प्रोवाइडेड हैं ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि रिन्यूअल, रजिस्ट्रार है वो एक एप्लीकेशन के ऊपर जो कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर फाइल की गई है एंड सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ द फीस रिन्यू कर सकता है फॉर द 10 ईयर के लिए उस ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन को फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन, या फिर कोई लास्ट रिन्यूअल, यानी कि जो भी ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो एक्सपायर होने वाला है, या फिर रिन्यू करवाया हुआ ट्रेडमार्क है वो एक्सपायर होने वाला है, तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन फाइल करके रजिस्ट्रार के पास में प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर उसको 10 ईयर के लिए फर्दर रिन्यू करवाया जा सकता है। अब देखते हैं रिमूवल। रिमूवल के रिगार्डिंग सेक्शन 25 क्या कहता है, यानी कि जब भी कोई ट्रेडमार्क एक्सपायर होने वाला होता है तो उसकी एक्सपायरेशन से जो डेट है उससे पहले एक रजिस्ट्रार है वो नोटिस देता है उस ट्रेडमार्क के जो रजिस्टर्ड प्रोपराइटर है उसको, किसके रिगार्डिंग ऑफ द डेट ऑफ द एक्सपायरेशन एंड जो भी कंडीशन है उस पेमेंट ऑफ फीस के रिगार्डिंग उसके बारे में। तो यहाँ पर अगर एप्लीकेंट है वो ड्यूली कंप्लाई नहीं करता उस नोटिस के साथ में, तो वहाँ पर रजिस्ट्रार है वो रिमूव कर सकता है उसके मार्क को फ्रॉम द रजिस्टर। यानी कि जब भी कोई ट्रेडमार्क एक्सपायर होने वाला होता है तो वहाँ पर रजिस्ट्रार है वो उसको प्रोपराइटर, रजिस्टर्ड प्रोपराइटर होता है, उसको एक नोटिस देता है उसकी डेट के एक्सपायरेशन के रिगार्डिंग या पेमेंट ऑफ फीस के रिगार्डिंग, जो भी कंडीशंस है उनके रिगार्डिंग। और अगर वो प्रोपराइटर उनको कंप्लाई नहीं करता जो भी कंडीशंस वगैरह नोटिस के अंदर दी गई है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रार है उसके ट्रेडमार्क को रजिस्टर से रिमूव कर देगा। बट यहाँ पर एक प्रोविज़ो दिया गया है जिसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रार है वो उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर से रिमूव नहीं करेगा अगर कोई एप्लीकेशन है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड फीस और सरचार्जेज के साथ में विद इन 6 मंथ के अंदर फ्रॉम द एक्सपायरेशन, जो कि लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट है, उससे फाइल करता है, तो वो उसको रजिस्ट्रार है वो रिन्यू कर देगा फॉर 10 ईयर के लिए। यानी कि जो नोटिस वाली कंप्लेक्शन हो गई, लेकिन उसके बाद में भी अगर कोई व्यक्ति एप्लीकेशन फाइल करता है, कोई सरचार्जेज या वो प्रिस्क्राइब्ड फीस है उसके साथ में एक एप्लीकेशन को, तो वहाँ पर रजिस्ट्रार विद इन 6 मंथ के अंदर, तो वहाँ पर रजिस्ट्रार है उसको रिन्यू कर देगा 10 ईयर के लिए फिर से। अब डिस्कस करते हैं रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या हैं। यहाँ पे क्या है कि आफ्टर 6 मंथ एंड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ द लास्ट रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक्सपायरेशन है जो ट्रेडमार्क है वो एक्सपायर हुए को 6 मंथ हो चुके हैं और 1 मंथ 6 मंथ होने के बाद में और 1 पूरा ईयर होने से पहले का जो बीच का टाइम होता है उसके अंदर क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर एप्लीकेशन देता है, यानी कि ऑन द रिसिप्ट ऑन एप्लीकेशन और जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है उसकी पेमेंट करता है, तो वहाँ पर अगर रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाइड होता है कि ऐसा करना उचित है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रार है उस ट्रेडमार्क को रीस्टोर कर देगा उस ट्रेडमार्क को टू द रजिस्टर के अंदर एंड उसको रिन्यू कर देगा फॉर दी फर्दर पीरियड के लिए। ये थे ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड प्रोविजंस जो कि ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जिसको हमने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। आई होप कि आपको एवरी टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग अगर है आपके माइंड में तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़, कीप लर्निंग।